हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज कॉन्सेप्ट एंड डिबेट, ये आपका एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको एक यूनिट में कई सारी अवधारणाएं पढ़नी है, कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम शक्ति की अवधारणा को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, काफ़ी डिटेल में इसको समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि सारी बातें आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में लंबे समय से शक्ति की अवधारणा को अत्यधिक महत्व दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संपूर्ण सिद्धांत, विशेष रूप से यथार्थवाद की अवधारणा, इसी पर अधिक केंद्रित रही है। सभी इस अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के लिए शक्ति महत्वपूर्ण है। यथार्थवाद के विचार तो आप जानते ही हैं, कई सारे देखो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए कई सारे सिद्धांत हैं, कई सारे आइडियोलॉजीज़ हैं, कई सारे मतलब थ्योरीज़ हैं। तो उसमें एक प्रमुख थ्योरी रियलिज्म की मानी जाती है, यथार्थवाद की एक थ्योरी प्रमुख थ्योरी मानी जाती है। तो यथार्थवाद वैसे भी आपको बता रखा है कि जो यथार्थ की बात करता है कि वर्तमान समय में या जो विश्व है उसमें सदा से जो देश हैं वो युद्ध के लिए प्रेरित रहते हैं, मतलब युद्ध करने को तैयार रहते हैं और सेना ही सब कुछ होती है। जिसके पास जितनी सेना वो उतना ताकतवर देश है और आज भी युद्ध महत्व रखते हैं, सेना महत्व रखती है, ऐसा यथार्थवादी विचारधारा का मानना है। अब यथार्थवादी विचारधारा ऑलरेडी आपने पढ़ रखी, तो हल्का सा मैंने आपको रिमाइंड कराया। शक्ति की मैं बात करूं तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी मतलब सिद्धांत हैं, चाहे वो यथार्थवाद हो चाहे वो दूसरे सिद्धांत हो, तो उन सभी में हमें शक्ति की अवधारणा देखने को मिल जाती है। मतलब हर विचार में, हर सिद्धांत में शक्ति के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है। तो इससे हम शक्ति की अवधारणा की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। तो इस तरह यहाँ तक आपको एक इम्पॉर्टेंस समझ में आई कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में हम देखते हैं जितने भी सिद्धांत हैं उनमें हम देखते हैं शक्ति बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा रही है। शक्ति एक महत्वपूर्ण अवधारणा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, आईआर में। अब शक्ति है क्या? शक्ति क्या है? व्हाट इज़ पावर? कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं मिलती। स्टीवन ल्यूकस ने लिखा है कि वस्तुतः शक्ति की संकल्पना विवाद का विषय रही है। कुछ भी हो, शक्ति शब्द का प्रयोग जिन जिन संदर्भों में होता है उनके आधार पर इसके लक्षणों का विवरण दिया जा सकता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर मैं बात करूं शक्ति की अवधारणा की, अगर इसकी स्पष्ट परिभाषा की मैं बात करूं तो एक स्पष्ट, एक सर्वसम्मत ऐसी परिभाषा नहीं दी जा सकती, जो अभी ऐसी परिभाषा अवेलेबल नहीं है जो सभी लोग इस पर सहमत हो पूरी तरह। तो कोई सर्वसम्मत स्पष्ट कोई परिभाषा हमें नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी इसके कुछ विशेषताएं, हम शक्ति के कुछ विशेषताओं को समझ सकते हैं। जैसे कि शक्ति का किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, इससे हम इसके कुछ लक्षणों का पता लगा सकते हैं, इसकी कुछ विशेषताओं को समझ सकते हैं। साधारण लोग जो कुछ नहीं करना चाहते उनसे वैसा कराने की साधारणतः लोग जो कुछ नहीं करना चाहते उनसे वैसा कराने की क्षमता को शक्ति की संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पे ये मेन अर्थ आपको बताया जा रहा है, इसे ध्यान से समझिए। देखो, जो लोग नहीं करना चाहते, कुछ लोग होंगे, नॉर्मली कुछ लोग हैं जो कुछ नहीं करना चाहते लेकिन उनसे वैसा कराने की क्षमता है किसी के पास, तो इसका मतलब वो जो क्षमता है उसको हम शक्ति कहते हैं। ठीक है, लोग जो कुछ नहीं करना चाहते उनसे वैसा कराने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसको शक्ति की संज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में, जब एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा के विरुद्ध उससे किसी निर्णय का पालन कराता है तब पहला व्यक्ति दूसरे के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से साफ तौर पर आपको बताया जा रहा है, जब एक उदाहरण के तौर पर देख लो, जब एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा के विरुद्ध उससे किसी निर्णय का पालन कराता है, मतलब ये है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, अब ये चाहता है कि दूसरा जो व्यक्ति है वो अभी कोई काम ना करे, ठीक है। अब ये वाला जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छा इसके ऊपर थोप देता है और वो वाला व्यक्ति उसकी बात मान भी जाता है। तो ये क्या है? ये पावर है। इस व्यक्ति ने जिस क्षमता का प्रयोग किया वो पावर थी। मतलब ये कि अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से वो काम करवा ले जो वो नहीं करना चाह रहा, तो इसका मतलब पहला व्यक्ति पावर का यूज़ कर रहा है, शक्ति का यूज़ कर रहा है। मतलब आप इसका कई संदर्भों में समझ सकते हैं। वैसे यहाँ तक आपको एक शाब्दिक रूप में शक्ति का अर्थ समझ में आ गया होगा, पावर क्या होती है, ठीक है। इसे एक डेली लाइफ में अगर मैं उदाहरण दूं तो एक टीचर के पास ये पावर होती है कि वो अपने स्टूडेंट से अपना जो भी होमवर्क है स्टडीज़ का वो करवाए,
तो टीचर के पास पावर होती है कि वो स्टूडेंट को पनिश भी कर सकता है। तो स्टूडेंट पनिशमेंट नहीं चाह रहा, ये स्टूडेंट खड़ा होना नहीं चाहता, लेकिन एक टीचर उसकी स्टूडेंट की इच्छा के विरुद्ध उसे खड़ा कर देता है, कहता है स्टैंड अप, और उसे पूरी क्लास में खड़ा रखता है। तो ये क्या है? ये शक्ति है, ठीक है। जिस क्षमता का प्रयोग टीचर ने किया, इसका मतलब वो जो क्षमता थी वो शक्ति है। तो इस तरह आपको शक्ति का अर्थ, पावर का अर्थ समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ विद्वान हैं जो परिभाषा भी देते हैं इसकी, तो उनके कुछ विद्वान हैं तो उनके अनुसार आखिर शक्ति का क्या अर्थ है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, अब यहाँ पे हमने शक्ति का एक शाब्दिक अर्थ समझा है, एक शाब्दिक, एक वर्ड के रूप में शक्ति को हमने समझ लिया, लेकिन हम आईआर पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें पढ़ रहे हैं, तो आईआर के कॉन्टेक्स्ट में भी इसके कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, तो अभी हम उनको देख रहे हैं। और सारी बातें यहाँ पर ना आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन के रूप में की जाएंगी, क्योंकि थ्योरी में हम अलग तरीके से देखते हैं थोड़ा, और यहाँ पे थोड़ा इंटरनेशनल जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है, इसको हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। मैक्स वेबर कहते हैं कि शक्ति से तात्पर्य है सामाजिक संबंधों के अंतर्गत एक कर्ता द्वारा दूसरों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा को क्रियान्वित करना। जो टीचर वाला उदाहरण दिया वो यहाँ पर आप फिट कर सकते हो। मैक्स वेबर कह रहे हैं कि शक्ति का मतलब ये है कि एक कर्ता दूसरे से उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसके ऊपर कोई इच्छा लागू कर दे, तो ये शक्ति है, ये पावर है। इसके अलावा मॉर्गेनथाउ का बहुत बड़ा नाम आता है यथार्थवाद के रूप में, ठीक है। यथार्थवाद की विचारधारा में इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो मॉर्गेनथाउ की बात करें तो शक्ति व्यक्ति की ऐसी क्षमता होती है जो दूसरे व्यक्तियों के विचारों तथा क्रियाओं को प्रभावित कर सके। मतलब शक्ति एक ऐसी क्षमता होती है किसी व्यक्ति की, किसी भी चीज़ की हो सकती है, व्यक्ति जरूरी नहीं है कि व्यक्ति हो, लेकिन शक्ति एक ऐसी क्षमता रखती है जो दूसरों के विचारों को या क्रियाओं को, कार्यों को प्रभावित करती है। तो आई होप यहाँ तक आपको शक्ति का मतलब समझ में आ गया। यहाँ तक हमने इंटरनेशनल रिलेशन में शक्ति क्या है, क्या महत्व है इसका, शक्ति का अर्थ क्या है, ये हल्का सा समझ लिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं शक्ति के प्रकारों की। तो शक्ति के प्रकार, अब देखिए शक्ति के प्रकार मैं बात करूँ थ्योरी की में, अगर बात करें राजनीतिक सिद्धांत में अगर बात करूं तो शक्ति के 3 प्रकार मान ली जाते हैं नॉर्मली। एक होता है राजनीतिक शक्ति, एक होता है आर्थिक शक्ति, और एक होता है विचारधारात्मक शक्ति, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आईआर की, इंटरनेशनल रिलेशन की। तो आईआर में नॉर्मली 2 तरह की शक्ति, 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है शक्ति को, पावर को। एक होती है हार्ड पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर क्या है, सॉफ्ट पावर क्या है, इसको अभी हम डिटेल में कवर कर लेते हैं। हार्ड पावर, शक्ति की राजनीति की अधिक पारंपरिक समझ ही हार्ड पावर है। अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं के कार्यों को प्रभावित करने के लिए सैन्य और आर्थिक शक्ति का प्रयोग करना ही हार्ड पावर के नाम से जाना जाता है। हार्ड पावर का मतलब ये है जब एक देश दूसरे देश के विरुद्ध सेना की शक्ति दिखाए, सेना की शक्ति से दूसरे देश को डराने का प्रयास करे, या सेना के बल पर अपनी शक्ति को उजागर करे, तो वो होती है हार्ड पावर। जैसे कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आपके ऊपर आक्रमण कर दिया जाएगा, सैनिक आक्रमण हो जाएगा, तो ये है हार्ड पावर। लाइक कभी कभी एक देश दूसरे देश को धमकी देता है अपने हथियारों के बल पर, तो ये हार्ड पावर दिखा रहा है दूसरा देश। लाइक नॉर्थ कोरिया कई बार अमेरिका को धमकी देता है, तो वो किस बेसिस पर धमकी देता है अमेरिका को? हार्ड पावर की वजह से, कि मेरे पास हथियार हैं कई तरह के जो घातक सिद्ध हो सकते हैं। और पाकिस्तान कई बार हथियारों के दम पर भारत को धमकी देने का प्रयास कर रहा था। जैसे कि अभी हम बात करें 1990 के दशक की, तो उस टाइम पर कई ऐसी धमकियां देने का प्रयास था। तो ये जो पावर होती है वो हार्ड पावर होती है जब बात की जाए सेना की पावर की। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यथार्थवाद के दृष्टिकोण, अगर हम यथार्थवाद के दृष्टिकोण के अनुसार बात करें तो राज्य केवल किसी प्रकार के सैन्य प्रतिरोध का उपयोग करके अपने अस्तित्व की गारंटी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य लोगों के साथ बलपूर्वक भागीदारी स्थापित करनी चाहिए। राज्यों को एक अराजक व्यवस्था के तहत यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें की कहावत का पालन करना चाहिए। इस यथार्थवादी दृष्टिकोण, इस रियलिज्म की दृष्टिकोण की लोकप्रियता को देखते हुए यह अनुमान लगाना तर्कसंगत प्रतीत होगा कि हम में से अधिकांश हार्ड पावर को शक्ति की वर्तमान परिभाषा के रूप में देखते हैं। अब देखिए, यथार्थवाद की विचारधारा के अंतर्गत हार्ड पावर की ही बात की जाती है। यथार्थवाद डायरेक्ट बात करता है कि सेना ही प्रमुख है। अगर आप सैनिक रूप से शक्तिशाली हैं तो विश्व में आपका दबदबा रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका दबदबा रहेगा, ठीक है। यथार्थवाद तो हार्ड पावर की ही बात करता है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही है। यथार्थवाद के अंतर्गत यही विचार सामने रखा जाता है कि युद्ध वगैरह हो, कुछ भी हो, तो उसमें हार्ड पावर ही काम आएगी। और युद्ध आज भी हो रहे हैं, जैसे कि अभी हमने देखा रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो यथार्थवादी ऐसे कई सारे उदाहरण देकर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, और वो हार्ड पावर को ही कहते हैं। ये एक ऐसी पावर है जो आपको आपकी सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, अन्य कोई पावर आपको सुरक्षित नहीं रख सकती। हार्ड पावर के अंतर्गत आपको समझ में आ गई क्या बातें कैसी हैं। हार्ड पावर से एक तरह से सैनिक पावर है मुख्य रूप से, ठीक है। हार्ड पावर में यहाँ पे देखिए सैन्य और आर्थिक शक्ति का प्रयोग करना ही हार्ड पावर के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ हद तक आर्थिक शक्ति भी शामिल है, लेकिन आर्थिक शक्ति थोड़ा बहुत सॉफ्ट पावर में भी आती है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो आर्थिक शक्ति का है नॉर्मली वो हार्ड पावर में शामिल है। सॉफ्ट पावर में दूसरी चीज़ें आती हैं जैसे कि संस्कृति वगैरह, अभी मैं उसकी बात कर लूँगा। आर्थिक भी आती हैं वैसे, लेकिन अभी यहाँ मुख्य रूप से आप मानो कि हार्ड पावर में सैन्य शक्ति को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और सेना भी किसकी मजबूत होगी यार? जो देश अमीर होगा, ठीक है, जिसके पास पैसा होगा खरीदने के, मतलब नई टेक्नोलॉजी वगैरह खरीद कर अपनी सेना को आधुनिक करने का, जिसके पास इतना पैसा होगा तो वही कर पाएगा। तो आर्थिक शक्ति भी इसमें शामिल कर ली जाती है। तो यहाँ तक आपको हार्ड पावर अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे नोट्स वगैरह लिखे हैं, इसे आप और डिटेल में कर सकते हैं, समझ में तो आसानी से आ ही गया। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट पावर की। सॉफ्ट पावर क्या है? बहुत ईजी से आपको ऑलरेडी समझा ही दिया, हल्का सा मैंने हिंट दे ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा रीड करूँगा तो आपके माइंड में कुछ बातें सेव होंगी। यहाँ पे ध्यान देना, मैं हर बार की तरह आज फिर कहूँगा, मैं रीड इसलिए नहीं करता कि मैं आपको पढ़कर समझाऊँ, मैं इसलिए रीड करता हूँ ताकि एक बार अगर मैं आपको नोट्स रीड कर दूँगा तो आपको रीड नहीं करना पड़ेगा, और जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। और एक बार अगर आप सुन लेंगे ना कुछ हल्का हल्का, तो आपके माइंड में पहले से ही, मेरे समझाने से पहले ही कुछ बातें सेव हो जाती हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक जोसेफ नाई के अनुसार सॉफ्ट पावर एक संस्कृति, राजनीतिक विचारों और नीतियों के माध्यम से आकर्षण की शक्ति है, ना कि बल प्रयोग, जो कि सैन्य हार्ड पावर प्रदर्शित करती है। अन्य देशों को बलपूर्वक या दबाव के बजाय अनुरोध व पुनर्विचार द्वारा प्रभावित करने की क्षमता को सॉफ्ट पावर के रूप में जाना जाता है। सॉफ्ट पावर के लिए विज्ञान, कला और संस्कृति अनिवार्य हैं। शिक्षा, कूटनीति, विज्ञान, कूटनीति, सार्वजनिक कूटनीति और डिजिटल कूटनीति कुछ कूटनीतिक रणनीतियां हैं जिनका प्रयोग सॉफ्ट पावर को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको एक बात समझ में आई होगी, सॉफ्ट पावर में बल का प्रयोग नहीं किया जाता। बल का मतलब क्या है? सैनिक शक्ति नहीं दिखाई जाती। जैसे कि आप कभी बल प्रयोग करते होंगे, अगर आपका किसी से कुछ झगड़ा हो गया, कभी आपने देखा होगा बल प्रयोग हो रहा है। बल प्रयोग मतलब कोई आपको धक्का दे रहा है, कोई आप पे हाथ उठाने का प्रयास कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं बल प्रयोग। और यही इंटरनेशनल रिलेशन में सेना के कॉन्टेक्स्ट में कहलाता है हार्ड पावर। लेकिन जब कोई व्यक्ति आप पर अलग तरीके से की शक्ति का प्रयोग करे जो कि बल प्रयोग ना हो, तो वो हो जाता है सॉफ्ट पावर। लाइक किसी ने आपसे प्यार से कुछ कह दिया कि यार ये वाला काम कर दो, बहुत रिक्वेस्ट कर दी आपसे कोई थोड़ी सी, तो आप उसकी रिक्वेस्ट से संतुष्ट हो गए। अब भले ही आप वो काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी आप उसका काम करने लगे, ठीक है। तो ये सॉफ्ट पावर है। डेली लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। डेली लाइफ में अगर आपसे किसी ने रिक्वेस्ट कर दिया, यार मेरा ये वाला काम कर दे भाई प्लीज़ कर दे यार, ऐसा अगर किसी ने आपसे कह दिया, प्लीज़ 2 बार कह दिया, तो आप मतलब अपना डिसीजन बदल के कई बार उसका काम कर देते हो, तो ये सॉफ्ट पावर हो जाती है। लेकिन बल का प्रयोग किया जाए, जैसे कि एक टीचर क्या करता है, बल का प्रयोग करता है, हालांकि वो डायरेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे को पता है कि अगर मैं टीचर की बात नहीं मानूंगा तो टीचर के पास ये राइट है कि वो स्टिक उठा सकता है, तो इसीलिए वहाँ पे बल का प्रयोग हुआ, तो वो हार्ड पावर थी। लेकिन जब अनऑफिशियली नॉर्मली हम बात करें, जब हम प्यार से किसी की बात को मतलब अनुरोध कर कोई अनुरोध कर देता है तो हम उसका काम कर देते हैं, तो वो सॉफ्ट पावर होती है। लेकिन सॉफ्ट पावर में और भी बातें शामिल हैं। यहाँ पे हम इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो काफ़ी बड़ा अर्थ है इसका। तो अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, सॉफ्ट पावर में क्या होता है, संस्कृति, राजनीतिक विचार, कोई नीतियाँ हैं किसी देश की जो आकर्षित करती हैं, जिनका दबदबा है पूरी दुनिया में, तो ये अपनी एक सॉफ्ट पावर रखती हैं। लाइक जो यूरोपीय राजनीतिक चिंतन है, उसमें क्या है, यूरोपीय राजनीतिक चिंतन का महत्व है। हकीकत यह, भले ही हम कितना ही कहें कि यूरो केंद्रिकतावाद सही नहीं है, लेकिन फिर भी हकीकत तो यह है कि आज उनके विचारों को फॉलो किया जा रहा है पूरे विश्व में, है ना। वो बात अलग है कि यूरो केंद्रिकतावाद के अपने अलग मतलब आलोचक वगैरह सब हैं, लेकिन फिर भी यूरोपीय कई जो राजनीतिक चिंतन है उनको पूरे विश्व में काफ़ी हद तक फॉलो किया जा रहा है। तो मतलब एक तरह से जो यूरोपीय विचार है वो उसका अपना महत्व है। इसीलिए यूरोपीय जो देश हैं
उनका अपना थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है इसीलिए दुनिया में। इसके साथ ही संस्कृति का अपना एक प्रभाव होता है, जैसे कि अब यूरोपीय जो संस्कृति है, जो अमेरिकी जो संस्कृति है, इनका दबदबा है पूरे विश्व में आज, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इनके पास संस्कृति की अपनी पावर है। लाइक इनकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश एक जो लैंग्वेज है इनकी, ये भी एक संस्कृति का एक हिस्सा है और इसका प्रभाव हम देख सकते हैं पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो इनकी पावर ये है कि ये पूरी दुनिया को इंग्लिश सिखा रहे हैं और खुद हिंदी या दूसरी लैंग्वेज इतना ज़्यादा सीखने का प्रयास नहीं कर रहे। तो मतलब क्या कि इनकी जो दूसरे यूरोपीय या जो दूसरे देश हैं उनके पास अपनी संस्कृति की पावर है, राजनीतिक विचारों की अपनी पावर है, अपनी जो नीतियां हैं उनका आकर्षण है पूरे विश्व में उनका। तो ये सारे दबदबे के तरीके हैं, ये सॉफ्ट पावर का काम करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में थोड़ी आ रही है। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। सॉफ्ट पावर में जैसे कि संस्कृति, राजनीतिक विचार, नीतियाँ हैं, तो ये आकर्षण करती हैं और ये भी एक शक्ति का एक प्रकार है, शक्ति का एक रूप है। ठीक है, इसके द्वारा बल का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि अनुरोध किया जाता है या पुनर्विचार करने के लिए कहा जाता है या अलग तरीके का थोड़ा प्रयास किया जाता है बिना बल का प्रयोग किए। इसमें कूटनीति का प्रयोग होता है। सॉफ्ट पावर में ना कूटनीति का प्रयोग होता है, डिप्लोमेसी की जाती है यहाँ पर, राजनीतिक जो मतलब पॉलिटिक्स की जाती है यहाँ पर अलग तरीके की। विज्ञान, कला, संस्कृति ये सॉफ्ट पावर के अनिवार्य तत्व हैं। सॉफ्ट पावर में विज्ञान, कला और संस्कृति का अपना प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, लाइक जो अमेरिकन या यूरोपियन जो आर्ट एंड कल्चर है, इसका आज हम देख रहे हैं दबदबा है पूरे विश्व में। आर्ट एंड कल्चर ले लो, या कल्चर नहीं, कल्चर तो ठीक है ले लो, लेकिन आप ले सकते हो विज्ञान, साइंस। ठीक है, अब साइंस के क्षेत्र में हम देखते हैं कि यूरोपीय जो देश है उनका काफ़ी दबदबा है। अमेरिका स्पेस एजेंसी में काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। रशिया भी एक यूरोपीय ही देश है, तो रशिया भी आगे है भले ही स्पेस में, लेकिन अमेरिका, रशिया ये सब क्या है, ये सब यूरोपीय देश हैं या अमेरिका है, तो इनका अपना पावर है। अब विज्ञान के क्षेत्र में इनकी अपनी पावर है, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में इनके पास अपनी पावर है, इसीलिए विश्व में इनका दबदबा बना हुआ है। जैसे कि अभी आपने 12th क्लास में बाई चांस, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने पढ़ा था, जब हम अमेरिकी वर्चस्व की बात करते हैं तो एक सांस्कृतिक वर्चस्व भी आप पढ़ते हो। ठीक है, सांस्कृतिक वर्चस्व में क्या आता है, संस्कृति आती हैं। लाइक आज अमेरिका में जो प्रचलित जीन्स पहनने का जो चलन है वो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है ना। पिज़्ज़ा, बर्गर या जो दूसरी डिशेज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ की हैं, तो ये अमेरिकन ही हैं, और इनका आज पूरे विश्व में हम क्रेज़ देख सकते हैं। काफ़ी ज़ोर शोरों से इन सब चीज़ों की डिमांड अलग अलग देशों में काफ़ी बढ़ रही है। तो ये एक सांस्कृतिक पावर है अमेरिका की, और ये सांस्कृतिक पावर क्या कहलाएगी, सॉफ्ट पावर कहलाएगी। ठीक है, और यहाँ पे एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ कूटनीति का। अब यहाँ पे कूटनीति भी इसी क्षेत्र में होती है। लाइक देखो, एक बताओ, कूटनीति का सबसे बड़ा एक यहाँ पे संस्कृति से, अगर आप लोग सोच रहे हो कि संस्कृति किस तरह से सॉफ्ट पावर बनाती है किसी शक्ति, मतलब किस तरह की एक सॉफ्ट पावर है, यहाँ ध्यान दीजिए। कोई भी देश है, अगर वो किसी दूसरे देश की संस्कृति से प्रभावित है, तो वहाँ के लोग उस संस्कृति के प्रति आकर्षित होने के साथ ही साथ वैसा सोचना भी शुरू कर देंगे। आप ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। सॉफ्ट पावर का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं एक बार और दूंगा। जो अरब कंट्री हैं, लाइक दुबई हो गई, कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, दूसरी कई सारी अरब कंट्री जो बहुत अमीर है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखोगे आज पूरी यूरोप की तरह है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो यूरोप की तरह वहाँ पर हो गया, लेकिन संस्कृति में उतनी तेज़ी से बदलाव नहीं आया। लेकिन इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा और पड़ रहा है। मतलब ये कि यूरोपीय संस्कृति का एक प्रभाव ये पड़ा कि उन्होंने, जो अरब कंट्री हैं, उन्होंने अपने देश को मॉडर्न करने का प्रयास किया इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। ठीक है, टूरिज़्म बढ़ाने का प्रयास किया यूरोपीय देशों की तरह। लेकिन जब आप एक चीज़ लेते हो ना किसी देश की, तो दूसरी चीज़ें भी साथ में आती हैं। तो आप सांस्कृतिक वैश्वीकरण को आप नहीं रोक सकते, सांस्कृतिक जो उनकी चीज़ें उनको भी नहीं रोक सकते। आज यूरोप की तरह सांस्कृतिक अधिकारों की मांग अरब कंट्री में क्यों हो रही है, ये उसी का प्रभाव है। आज हम देख रहे हैं कि अरब कंट्री में कई सारे आंदोलन खड़े हो जाते हैं, तो आप देखिए संस्कृति का कितना दबदबा होता है कि लोग देखते हैं, अरे यार यूरोप में तो महिलाओं को अधिकार प्राप्त हैं बराबर के। हाँ, महिलाओं को खुले रूप से किसी भी तरह से के कपड़े पहनने की आज़ादी है, या किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, तो हमें भी तो फ्रीडम मिलना चाहिए। तो दूसरे देश में कई सारे आंदोलन भी हो जाते हैं,
तो यहाँ पे बात को समझिए, एक संस्कृति एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी कार्य करती है कि एक देश जो दूर बैठा है वो सॉफ्ट पावर के रूप में अपनी संस्कृति को फैलाकर दूसरे देशों की राजनीति पर प्रभाव डाल रहा है। तो ये होती है सॉफ्ट पावर। इसके अलावा कूटनीति में आप देखिए और भी तरह की कूटनीति, जैसे कि डिजिटल कूटनीति ले लो यार। आज जो बड़े बड़ी जो डिजिटल कंपनियां हैं तो वो कहाँ की हैं, वो जैसे कि जिस भी देश की हो, वैसे तो अभी अमेरिका या यूरोपियन ही हैं मेनली जो बड़ी बड़ी डिजिटल कंपनियां हैं, लेकिन कोई भी हो तो डिजिटल कूटनीति भी काम करती है। डिजिटली आज हम देख रहे हैं कि जो देश डिजिटली टेक्नोलॉजी में जितना मतलब फास्ट है, आज दूसरे देश उससे उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए मतलब उससे संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं। आज हम देखते हैं कि अलग अलग जो, जैसे कि अब स्पेस के मामले में अगर इजराइल बहुत आगे है, अमेरिका बहुत आगे है, तो भारत नहीं चाहेगा कि हम उनसे अपने संबंध खराब करें, क्योंकि हो सकता है कि हम उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर हमारी भी थोड़ी मदद हो। डिजिटली अगर हम देखें तो डिजिटली जो अमेरिका वगैरह है, वहाँ की जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इनका प्रभाव है इंडिया पर। गूगल हो गया या दूसरी बड़ी जो कंपनियां हैं, इनका अपना पूरे मतलब अलग अलग जो देश हैं इन पर बहुत बड़ा प्रभाव है। तो डिजिटली जिस देश से ये कंट्री मतलब कंपनियां बिलोंग करती हैं, तो उस देश की एक सॉफ्ट पावर के रूप में ये कंपनियां काम करती हैं। तो वैसे यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा सॉफ्ट पावर क्या होती है। तो सॉफ्ट पावर में विज्ञान, कला, संस्कृति ये शामिल है। इसके अलावा आज हम देख रहे हैं डिजिटल जो चीज़ें हो गई हैं, डिजिटल ये जो टेक्नोलॉजी हो गई है, ये भी सॉफ्ट पावर का काम करती है। अपने वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता को सॉफ्ट पावर के रूप में जाना जाता है, और इसे अधिक विशेष रूप से बल के बजाय लालच के माध्यम से लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता के रूप में वर्णित किया जाता है। तो देखिए आज यही है कि बिना बल का प्रयोग किए अपना काम करवाने की ये जो क्षमता है, इसे हम सॉफ्ट पावर के रूप में देखते हैं। यह हार्ड एवं सॉफ्ट पावर का संतुलन है। जिस तरह से नाई मतलब जो अभी एक व्यक्ति थे, विद्वान थे, जिन्होंने जोसेफ नाई, इन्होंने जो बात कही है, तो नाई स्मार्ट पावर को परिभाषित करते हैं। जिस तरह से स्मार्ट पावर को परिभाषित करते हैं, उनका ये तर्क यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हार्ड पावर की तुलना में सॉफ्ट पावर और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जोखिम कम और लाभ अधिक होता है। ठीक है, जोखिम कम और लाभ अधिक होता है। तो हार्ड पावर की तुलना में सॉफ्ट पावर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज के विश्व में हो गई है। ठीक है, डिजिटली आप देखिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनका प्रभाव है, ट्विटर, इनका प्रभाव है देशों पर। डिजिटली आप देखो तो ये कहाँ, ये सॉफ्ट पावर के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, तो बहुत तरह की सॉफ्ट पावर हैं। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। आगे हम थोड़ी सी यहाँ पे बातें कर लेते हैं। यहाँ तक समझ तो आ गया, लेकिन ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जोसेफ नाई का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हार्ड सैन्य पावर की तुलना में सॉफ्ट पावर और भी महत्वपूर्ण है। वास्तव में सॉफ्ट पावर प्रतिद्वंद्विता का या संघर्ष के बिना व्यवहार को प्रभावित करने के लिए आकर्षण और अनुनय का प्रयोग करती है। इस अर्थ में सॉफ्ट पावर को मुक्त माना जा सकता है, क्योंकि इसके लिए बड़े या ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती और विफलता की स्थिति में इसके बहुत कम परिणाम होते हैं, जबकि हार्ड पावर का उपयोग करना आज अधिक महंगा हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह साफ तौर पर ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि हार्ड पावर की तुलना में सॉफ्ट पावर ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा सही है। जाहिर सी बात है, हार्ड पावर दिखाएंगे तो क्या होगा, युद्ध होगा, वॉर होगा, और इससे संघर्ष होता है। और क्या होता है एंड में, संघर्ष होता है, दोनों ही देशों का नुकसान होता है, और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जो पहले अटैक करता है। तो नुकसान होता है और क्रिटिसिज्म देखना पड़ता है उस देश को, पूरी दुनिया का, और कई तरह के मतलब हार्ड पावर में बहुत तरह के नुकसान हैं। सॉफ्ट पावर में क्या होता है, एक देश अपना काम निकलवाने का प्रयास करता है सॉफ्ट पावर के द्वारा, इसमें अधिक लाभ की मतलब संभावना होती है, नुकसान बहुत कम होता है। लाइक अगर सॉफ्ट पावर के द्वारा कोई काम हो रहा है तो उसमें क्या होगा, व्यापार वगैरह भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत भी नहीं है, सामने वाले देश को भी नहीं लगेगा कि मुझे इसने मतलब छोटा बनाया या मुझे कमज़ोर बनाया। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट है उदारवादी कॉन्टेक्स्ट में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उदारवादी परंपरा को सॉफ्ट पावर की अवधारणा से गहरा संबंध है। यह अधिक विशेष रूप से युद्ध के साथ 3 मुद्दे जिन्हें उदारवादी विचारधारा हल करने की वकालत करती है, सॉफ्ट पावर के लिए प्रासंगिक है। देखिए, उदारवाद की जो विचारधारा है ये सॉफ्ट पावर की अवधारणा के साथ गहरा संबंध रखती है। मतलब ये उदारवाद की विचारधारा सॉफ्ट पावर के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, सॉफ्ट पावर का जो विचार है वो उदारवाद की विचारधारा में भी देखा जा सकता है। यथार्थवाद की विचारधारा में हम क्या देखते हैं, यथार्थवाद की विचारधारा में हम देखते हैं
हार्ड पावर को। उदारवाद की विचारधारा में हम देखते हैं सॉफ्ट पावर को। कैसे देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए उदारवाद की विचारधारा युद्ध के साथ 3 मुद्दे हैं जिन्हें उदारवादी विचारधारा हल करने का प्रयास करती है। देखो, युद्ध से संबंधित कोई 3 मुद्दे हैं तो उन्हें उदारवाद की विचारधारा बिना बल प्रयोग करके भी सॉल्व करने का दम रखती है या उसकी वकालत करती है। तो ये भी एक तरह का सॉफ्ट पावर है। कैसा है, जैसे कि सबसे पहले उदारवादी विचारधारा इस बात पर अडिग है कि लोकतांत्रिक देश अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ युद्ध नहीं छेड़ेगा। देखो, सिंपल सी बात है ना, उदारवाद की विचारधारा कहती है कि लोकतंत्र होना चाहिए हर देश में। उदारवाद की विचारधारा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है और इसी के चलते उदारवाद की विचारधारा कह रही है एक लोकतांत्रिक देश दूसरे लोकतांत्रिक देश पर आक्रमण ही नहीं करेगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं उदारवाद की विचारधारा में एक सॉफ्ट पावर का अवधारणा छुपा हुआ है। ठीक है, मतलब मुख्य रूप से तो यही होता है। वैसे भी हकीकत में भी नॉर्मली लोकतांत्रिक देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं नॉर्मली, हालांकि वो कर दें तो बात अलग है। दूसरी रणनीति के अनुसार युद्ध के प्रश्न का समाधान करने के लिए उदारवादी आर्थिक परस्पर निर्भरता का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही उदारवादी कह रहे हैं कि युद्ध का समाधान इस तरह से भी किया जा सकता है क्योंकि जो लोग हैं, जो देश हैं, नॉर्मली जो देश हैं वो आर्थिक रूप से एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और उदारवाद की विचारधारा यही शो करती है कि आर्थिक रूप से सभी देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और अगर युद्ध होगा तो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा या व्यापार वगैरह बंद हो जाएगा एक दूसरे देशों का, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो उदारवाद की विचारधारा में ये बात भी शामिल है और अपने आप ही इस तरह अगर ऐसा विचार आता है तो युद्ध होने की संभावना कम हो जाती है। उदारवादियों द्वारा प्रस्तुत की गई युद्ध की समस्या के तीसरे समाधान में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शामिल हैं। वे साझा कानूनों और मानकों के माध्यम से सहयोग को प्रोत्साहित करके सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देते हैं। कहने का मतलब यह है कि कहने का यही है कि जो उदारवादी हैं वो कह रहे हैं कि कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, तो जो युद्ध है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से भी उसका समाधान निकल सकता है, बिना युद्ध के भी बात बन जाएगी। और ये आप काफ़ी हद तक देख सकते हो, लाइक संयुक्त राष्ट्र एक बहुत बड़ी संस्था है। वो बात अलग है कि संयुक्त राष्ट्र कई सारे युद्धों को रोक नहीं पाई है, असफल रही है, लेकिन फिर भी इसका काफ़ी दबदबा है। IMF है, वर्ल्ड बैंक है, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, संस्थाएं हैं जिनका देशों की राजनीति पर, देशों की नीतियों पर थोड़ा प्रभाव भी रहता है। तो उदारवादी कहते हैं कि कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से भी युद्ध को टाला जा सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि उदारवाद की विचारधारा के अंदर कई सारी सॉफ्ट पावर के गुण हमें दिखाई देते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, अच्छी लगी हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जहाँ तक हम वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।